नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी आज उपस्थित हुई हूँ संज्ञा के विकारी तत्व भाग 3 के साथ, और इसमें आज मैं चर्चा करने वाली हूँ कारक के बारे में। हमने पिछली 2 वीडियोज़ में लिंग और वचन के बारे में चर्चा कर ली है, जो कि संज्ञा के विकारी तत्व थे। ये कारक संज्ञा का तीसरा विकारी तत्व है और अंतिम है। तो आज हम कारक के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कारक किसे कहते हैं, कारक क्या होता है। तो चलिए शुरू करें। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कारक क्या है, किस चिड़िया का नाम है। तो पहले कारक को जानते हैं कि कारक किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध क्रिया तथा उसके दूसरे शब्दों के साथ पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं बताती हूं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ पता चलता है, उसे ही कारक कहते हैं। अब कारक में कुछ चिन्ह होते हैं। कारक में कुछ चिन्ह होते हैं कारक के, और उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? परसर्ग। परसर्ग के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, विस्तार से चर्चा करूंगी। यहां सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि कारक के जो चिन्ह होते हैं उनको परसर्ग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब तक तो हमने जाना कि कारक किसे कहते हैं, कारक क्या है। आते हैं अब कि कारक के कितने भेद होते हैं, इन पे चर्चा करें कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी में कारक के 8 भेद माने गए हैं। कितने? 8 भेद माने गए हैं, और इनकी चर्चा एक एक करके मैं करने वाली हूँ। आगे आपको इनका प्रयोग बताने वाली हूँ, उदाहरण बताने वाली हूँ, और इसके बाद आप बिल्कुल आसानी से जब पद परिचय देने जाएंगे तो कारक को पहचानने में आपसे कोई त्रुटि नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला कारक लेते हैं, कर्ता कारक। ये पहला भेद है, कर्ता कारक। इसका चिन्ह क्या है? ने। कर्ता कारक का चिन्ह ने है। अब इसके बारे में जानते हैं। क्रिया को करने वाला, यानी किसी काम को जो करने वाला व्यक्ति होता है, वही कर्ता कहलाता है। उदाहरण देखिएगा, जैसे राम आम खाता है। आम को खाने की क्रिया कौन कर रहा? राम, अर्थात क्रिया करने वाला कर्ता, यानी राम यहाँ पर कर्ता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कर्ता कारक में ये परसर्ग छुपे होते हैं। जैसे मैंने कहा राम आम खाता है, यहां ने छुपा हुआ है। अगर हम यही कहते हैं राम ने आम खाया, तो ने आ गया। तो इसका मतलब यह बिल्कुल मत समझिएगा कि जहां पर ये परसर्ग छुपे हुए हैं इनका लोप है। ये नहीं सोचिएगा कि इनका प्रयोग ही नहीं हुआ है। हम वाक्य और जरूरत के हिसाब से परसर्गों का प्रयोग करते हैं। तो ये तो रहा हमारा कर्ता कारक, और जिसका चिन्ह था ने। आइए दूसरे कारक की ओर बढ़ते हैं, और दूसरा कारक है अपना कर्म कारक, और जिसका चिन्ह क्या है? को। चिन्ह क्या है? को। अब जानते हैं कि इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण देखिएगा कैसे। जैसे मैंने कहा राम पुस्तक पढ़ता है। अब पढ़ता है पे अगर हमने प्रश्न किया क्या, यानी क्रिया से जब हम प्रश्न करते हैं क्या, तो जिस पर प्रभाव पड़ता है तो आंसर क्या मिलेगा, उत्तर क्या मिलेगा? उत्तर मिलेगा हमें पुस्तक पढ़ता है।
अर्थात पुस्तक यहां पर कर्म है, लेकिन आपने देखा कि यहां पर परसर्ग का लोप है। ध्यान दीजिएगा, कर्ता कारक और कर्म कारक में परसर्गों का लोप कभी कभी होता है, कहीं कहीं दिखाई देते हैं और कहीं कहीं नहीं। जैसे एक उदाहरण लीजिएगा, राम ने रावण को मारा। यहां आपने देखा कर्ता कारक का भी परसर्ग यानी ने कर्ता कारक के साथ, और दूसरा रावण को, तो यहां पे कौन सा आ गया, कर्म कारक, और जिसका पहचान है को। यहां परसर्ग आए हुए हैं कर्ता में भी और कर्म में भी। लेकिन इसके पहले जो दो उदाहरण मैंने दिए वहां पे परसर्ग का लोप था। तो आपको ध्यान देना है, कहीं कहीं परसर्ग लुप्त विलुप्त होते हैं, छुपे हुए होते हैं, हमें उन्हें पहचानने की आवश्यकता होती है। अगर हम नियम जानते रहेंगे, चिन्ह जानते रहेंगे, चिन्ह कौन कौन से हैं, तो हम आसानी से पहचान लेंगे। तो दो कारक आपको समझ में आ गया, कर्ता कारक और कर्म कारक, और इनको उदाहरण के माध्यम से भी हमने समझा, और इनके चिन्हों यानी परसर्गों के बारे में भी, यानी जो ने और को ये चिन्ह मैं बता रही हूँ यही परसर्ग होते हैं, तो इनके बारे में भी हमने देखा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे कारक की ओर, और जो क्या है, करण कारक। इसकी पहचान क्या है, चिन्ह क्या है, देखिएगा, से, के या द्वारा और के साथ, ये तीनों मिल सकता है आपको। क्या, से, के द्वारा या के साथ। ये इसको एक नाम से और आप जान सकते हैं, साधन सूचक, यानी जो माध्यम, सूचक मीन्स बताने वाले, साधन मीन्स माध्यम, यानी साधन सूचक भी इनको कहा जाता है। अब इसके बारे में जानिएगा, वह साधन जिससे क्रिया संपन्न होती है, वह माध्यम जिससे कोई कार्य संपन्न किया जाता है। उदाहरण देखिएगा, जैसे राम ने रावण को बाणों से मारा। किससे मारा, बाणों से। तो आपने ये देखा करण कारक था, कहां पे, से में, बाणों से मारा। राम ने रावण को बाणों से मारा। यहां आपने देखा कि करण कारक का प्रयोग हुआ है, और ये साधन है ना, साधन क्या था, मारने का, बाण। और मैंने बताया ना कि साधन सूचक होते हैं वो शब्द, और साथ के साथ बताया इसका चिन्ह है से, के द्वारा, के साथ। तो यहां आया ना, आप ये भी कह सकते हैं कि बाणों से मारा, बाणों के द्वारा मारा, कह सकते हैं। यानी जो वाक्य में उचित बैठता है हम प्रयोग उसी का करते हैं, लेकिन भाव समझने के लिए आवश्यक है कि उस पर चर्चा की जाए। चलिए, तो उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा करण कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला कारक लेते हैं, जो कि है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, इसका चिन्ह क्या है, देखिएगा, संप्रदान का चिन्ह है के लिए, को या के निमित्त। निमित्त मीन्स लिए, वही, के लिए, के लिए, के निमित्त या को, ये इसका चिन्ह है। अब जानिएगा, इसके विषय में थोड़ा सा और व्याख्यायित करूंगी तो समझ में आएगा। देखिए, जिसके हित की पूर्ति की जाती है। कैसे, क्रिया के माध्यम से। जिसके हित की पूर्ति की जाती है क्रिया के माध्यम से, वहां संप्रदान कारक होता है। उदाहरण देखिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि माता पुत्र के लिए भोजन बनाती है। यहां क्या हो गया, पुत्र के लिए, माता पुत्र के लिए भोजन बनाती है, तो के लिए आया। या मोहन गरीब को भोजन देता है, वस्त्र देता है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो यहां को भी आया, के लिए भी आया, अर्थात यहां पर कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। क्यों, क्योंकि परसर्गों के माध्यम से हमने पहचान लिया कि यहां संप्रदान कारक है। आइए पांचवें पे बढ़ते हैं। अगला जो कारक है हमारा, और वो है अपादान कारक। अब जानते हैं कि अपादान कारक किसे कहते हैं और इसका चिन्ह क्या है, इसका परसर्ग क्या है।
देखिए, अपादान कारक का चिन्ह है से। आपको लगेगा कि अभी करण में भी मैंने से बताया, यहाँ भी से बताया। आपका जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी डाउट है, जो भी प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों को मैं अंत तक जाते जाते समाप्त कर देने वाली हूँ, उनका उत्तर देने वाली हूँ। तो धैर्य से पहले सुनिएगा, समझिएगा और अंत तक देखिएगा कि क्या आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न शेष रह रहा है, तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको हर एक चीज़, जितनी भी बातें यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, चर्चा कर रही हूँ, उनके बारे में अंत तक आपकी सारी जिज्ञासाएं मैं यहीं इसी वीडियो में शांत करने वाली हूँ। तो चलिए देखिए, अपादान का भी चिन्ह होता है से। अब इसमें देखिएगा क्या है, एक चीज और इसके साथ, पृथकता सूचक। पृथकता का मतलब होता है अलग करना, सूचक मतलब संकेत देने वाला। यानी जो चिन्ह ये है से, ये अलगाव अर्थ में है। देखा आपने, वहां क्या था, साधन के रूप में था, करण कारक में साधन के रूप में था, साधन सूचक था, और यहां ये से क्या है, अलगाव के अर्थ में है। इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे, पहले यहां इसको समझते हैं। देखिए, अब यहां पे क्या है, उसके बारे में थोड़ी व्याख्या कर दूं आपको ताकि आसानी हो जाए समझने में। देखिए, जिससे अलग होने का या दूरी होने का भाव प्रकट हो, वही है अपादान कारक। जिससे अलग होने का, दूरी होने का, तुलना भी, यहां तुलना भी देख लीजिएगा, कंपैरिजन जो आप कहते हैं, तुलना का भी भाव प्रकट होता है। उदाहरण दूं मैं आपको, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब यहां क्या है, वृक्ष से पत्ते की दूरी हो रही है, अलगाव हो रहा है, तो यहां पे क्या है, यहां पे अपादान कारक यानी से का प्रयोग हुआ है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं संबंध कारक की ओर, और जानते हैं कि संबंध कारक किसे कहते हैं और इसका चिन्ह क्या है। तो संबंध कारक का चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। यानी आपने देखा, जितने संकेत मैंने बताए हैं, और ये सब किसके हैं, संबंध को बता रहे हैं, माता का पुत्र, है ना। तो ये आपने सब देखा, जितने चिन्ह मैंने बताए हैं, ये सारे चिन्ह संबंध सूचक हैं। अब देखिए, क्रिया से भिन्न, भिन्न मीन्स अलग, क्रिया से भिन्न, किसी अन्य पद से संबंध बताने वाले। ये कौन होते हैं, क्रिया से संबंध नहीं बताते, क्रिया से अलग किसी अन्य पद से संबंध बताते हैं। ये कौन होते हैं, संबंध कारक। नाम में ही संबंध है, तो आपको पहचानने में भी बिल्कुल कठिनाई नहीं आने वाली है। तो आपने देखा संबंध कारक का चिन्ह क्या है और संबंध कारक को हम पहचानेंगे कैसे। उदाहरण देखिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि माता का पुत्र, संबंध है माता और पुत्र का, तो यहां पर संबंध कारक था। आगे बढ़े, देखिए सातवां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, और इसका चिन्ह क्या है, में, पर। आधार सूचक, अधिकरण मीन्स होता है आधार, बेस जिसको आप कहते हैं, आधार सूचक होता है में और पर। ठीक है। अब देखिएगा, क्रिया के संचालन का आधार, यहां मैंने आधार की बात करी, तो किस आधार की, क्रिया के संचालन का आधार, यानी क्रिया जिस पे बेस होती है, आधारित होती है। जैसे राम बिस्तर पर सो रहा है, मेज पर पुस्तक रखी है। ये आपने देखा, तो पर है ना। रात में सूर्य निकलता, सॉरी, रात में चांद निकलता है। आप भी सोच रहे होंगे सूर्य रात में निकल गया। चलिए, तो आपने देखा कि इसमें क्या मैंने चर्चा किया, में और पर, यानी आधार सूचक, यानी क्रिया के संचालन का आधार है, ये अधिकरण कारक होता है। और अंतिम आठवां भेद क्या है, संबोधन कारक। संबोधन यानी जब हम किसी को संबोधित करते हैं, और इसका चिन्ह है हे, अरे,
ओ, रे, री, ये सभी संबोधन के चिन्ह हैं, संबोधन कारक के चिन्ह हैं। और इसको समझिएगा कि जिस संज्ञा को संबोधित किया जाए, संज्ञा आप समझ रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जिस संज्ञा को संबोधित किया जाए वहां पर संबोधन कारक होता है, और उसका चिन्ह कैसा है, हे। जैसे हे राम कहते हैं हम ना, तो ये संबोधन सूचक, ये कारक हो गया। तो आपने 8 कारकों के बारे में चर्चा करी, हमने की, और आपको उदाहरण भी मैंने दिए, आपको परसर्गों के बारे में यानी कारक चिन्हों के बारे में भी बताया। तो अब आपको कारक के 8 भेद अच्छे से याद हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, मैं उन विषय पर चर्चा करने वाली हूं जिनके बारे में आपको वहां प्रश्न मन में दुविधा हो रही थी। वो 2 जगह दुविधा की बात है। कौन कौन से, देखिएगा ध्यान से। पहला तो है कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर क्या होता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को, और संप्रदान में भी को आया है। तो ये बिल्कुल जानना आवश्यक है आपका, और मेरा बताना आवश्यक है कि हम इनको अंतर कैसे जान पाएंगे, कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में को का प्रयोग होता है। इस पे चर्चा हमने करी कि दोनों में परसर्ग को लगता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। तो पहले हम कर्म कारक को जानेंगे। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे राम आम खाता है, राम पुस्तक को पढ़ता है, या राम पुस्तक पढ़ता है। क्रिया क्या है, पढ़ना, और उसका फल किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पर। पहले वाले उदाहरण में आम पर। तो आपने देखा कि क्या होता है, कर्म कारक की बात जब हम करते हैं और वहां जो को चिन्ह प्रयुक्त होता है वह किसके लिए होता है, क्रिया का फल उस पर पड़ता है। यानी जब हम क्रिया से क्या करके प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर के जगह पे हमें कर्म पता चलता है। तो एक आपने देखा कि को जो कर्म कारक में होता है वो किस उस उद्देश्य से होता है और किस रूप में प्रयुक्त होता है। अब देखते हैं कि संप्रदान में को जो आता है वो कैसे होता है। देखिए, संप्रदान कारक में जो को चिन्ह आता है वह किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ काम करने का बोध कराता है, यानी उपकार करने का, किसी की मदद करना, सहायता करना। इस परिप्रेक्ष्य में वो को प्रयुक्त होता है। अब जैसे मैंने कर्म कारक के को का एक उदाहरण मैं आपको दूं तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। जैसे राम ने मोहन को पढ़ाया, पढ़ाना क्रिया है यहाँ, और मैंने बताया है कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर जहां पड़ता है वो ही को कर्म का चिन्ह होता है। तो यहां आपने देखा पढ़ाना क्रिया किसके ऊपर प्रभाव डाल रही है, किसको पढ़ाया। मैंने पढ़ाना से प्रश्न पूछा कि किसको पढ़ाया, तो आंसर उत्तर हमें क्या मिला, उत्तर हमें मिला कि राम मोहन को पढ़ाया, राम ने मोहन को पढ़ाया। तो यहां पर मोहन के साथ जो को आया है यह कर्म कारक का संकेत है और कर्म कारक का उदाहरण है। अब देखिएगा जो संप्रदान में को आएगा उसका उदाहरण देखिएगा। जैसे गरीबों को भोजन और वस्त्र दे दो। इस वाक्य को सुनने के बाद आपको ये लग रहा है कि ये दान की बात हो रही है, और यहाँ अगर हम गरीबों को या न कह करके अगर कहें गरीबों के लिए वस्त्र और भोजन दे दो तो भी उचित अर्थ बैठेगा। लेकिन वहां अगर हम कहते कि राम मोहन के लिए पढ़ा रहा तो नहीं बैठता, राम मोहन को पढ़ा रहा है, यही उचित बैठता है वाक्य। तो आपने देखा कि जब हम कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों के परसर्गों की बात करते हैं और दोनों में को का प्रयोग आता है तो हमें भ्रमित जरा भी नहीं होना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। थोड़ा सा विवेक से काम लेना है और समझना है, देखना है उसको कि किस परिप्रेक्ष्य में प्रयुक्त हुआ है यह को। अगर वहां क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है इसका मतलब क्या है कि वह कर्म कारक है, और अगर आप देख रहे हैं कि किसी के उपकार के लिए, किसी की सहायता के लिए वह को प्रयोग हुआ है, तब आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पर हम संप्रदान की बात कर रहे हैं, न कि कर्म कारक की। उम्मीद करती हूं कि अब कर्म कारक और संप्रदान कारक में कभी भी आपको कंफ्यूजन, मतभेद नहीं होने वाला है।
एक और कंफ्यूजन आ सकता है आपके सामने, एक और मतभेद आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है, और वह क्या है? करण कारक और अपादान कारक में अंतर। यहां भी बहुत लोगों को संदेह हो जाता है और उसमें भ्रमित होते हैं कि इनमें दोनों का चिन्ह से है, तो हम ये कैसे जानेंगे कि यह संप्रदान कारक है या करण कारक है? तो इसके लिए भी मैं आपका भ्रम दूर करना चाहूंगी। ध्यान से सुनिएगा। जब हम करण कारक की बात करते हैं और वहां जो से चिन्ह लगा होता है वह सहायक या साधन सूचक होता है। जैसे मैंने बताया कि राम ने रावण को बाणों से मारा, यानी साधन हो गया ना, माध्यम हो गया बाण मारने का, तो ये क्या हो गया? साधन सूचक हो गया, यानी ये करण कारक है। जैसे राम गाड़ी से आया, राम आया तो किससे आया? गाड़ी से आया। गाड़ी यहां माध्यम है आने का, तो से क्या हो गया? साधन सूचक हो गया ना, एक साधन है राम के घर आने का, तो यहां साधन सूचक है, अर्थात यहां पर से जो आया है वो करण कारक का उत्तम उदाहरण है और करण कारक ही है। लेकिन जब हम अपादान की बात करते हैं तो वहां पर क्या होगा? अपादान में पृथक यानी अलगाव होता है, यानी वो से जो प्रयुक्त होगा वह अलगाव के अर्थ में ही प्रयुक्त होगा जब हम किसकी? अपादान कारक की बात करेंगे। करण कारक में होता है वह सहायक सूचक होता है, और अपादान में जब होता है से का प्रयोग वह अलगाव अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिएगा, राम स्टेशन से आया, यानी राम का स्टेशन से दूरी बनी, अलग हुआ राम स्टेशन से, तो यहां भी से आया, लेकिन अलगाव अर्थ में से आया, तो हम बिल्कुल आराम से समझ जाएंगे कि यहां पर जो से आया है वह किस रूप में आया है? अपादान कारक का चिन्ह है, न कि करण कारक का। तो अब उम्मीद करती हूं कि कभी भी आपको दुविधा नहीं होगी कर्म कारक और संप्रदान कारक को पहचानने में, या करण कारक या अपादान कारक को पहचानने में। तो यहां कारक संपन्न होता है, पूर्ण होता है, और उम्मीद है कि कारक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ के साथ संज्ञा के विकारी तत्व जो हैं लिंग, वचन और कारक, ये भी यहाँ पूरे हुए, और ये आपको बहुत ही अधिक मदद करने वाले हैं। किसमें? पद परिचय में। ये सारा क्रम जो दे रही हूँ मैं बनाते जाऊंगी, और आगे भी जो पद परिचय के लिए जो आवश्यक अंग हैं उन पर भी एक एक करके मैं वीडियोस बनाती जाऊंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो, और उम्मीद करती हूँ कि चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।